नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेश भारी। आज हम इस वीडियो में और आने वाले 7-8 वीडियो में फ्रांस के संविधान को पढ़ेंगे। यह वीडियो फ्रांस का संविधान बीए सेकेंड ईयर और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम परिचय के लिए देखते हैं कि क्यों फ्रांस का संविधान महत्वपूर्ण है। फ्रांस एक महत्वपूर्ण देश है, यूरोप का सबसे बड़ा देश है, पश्चिमी यूरोप का, टेम्परेट रीजन में है। यहाँ राजनीतिक रूप से उथल पुथल रही है। फ्रांस की क्रांति 1789 है, वो उसने विश्व को भी गाइड किया और राजतंत्र से किस प्रकार गणतंत्र की स्थापना हुई। आज वहाँ पंचम गणतंत्र है, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद में 5 संविधान बने। आज वहाँ वर्तमान में 5वां संविधान लागू है। फ्रांस दार्शनिकों की जाति कहा जाता है। रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, दिदरो, सोरेल ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इसके अलावा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सार्वभौमताधिकार यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर है जो मोंटेस्क्यू ने दिया था, सार्वभौमताधिकार यानी मैन के लिए सारे पुरुषों को मताधिकार सबसे पहले यहाँ दिया। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व हम जानते हैं फ्रांस की क्रांति का स्लोगन था और इसने पूरे विश्व को में एक चेतना पैदा की। पुराने ज़माने में फ्रांस राजतंत्र था और क्रांति के बाद यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। जैसा मैंने कहा कि राजतंत्र से गणतंत्र, गणतंत्र से राजतंत्र, ये दौर चलता रहा। फ्रांस ने बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल और अस्थिरता का दौर देखा है। आज 5वां गणतंत्र वहाँ चल रहा है। क्रांति के बाद गणतंत्रात्मक और शाही व्यवस्था एक दूसरे के बाद चलती रही। 1958 में चार्ल्स डिगोल के नेतृत्व में पंचम गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति से 1958 तक का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो देखते हैं। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूँकि पढ़ना चाहिए। 1791 के संविधान से आरंभ होता है। यह एक संवैधानिक राजतंत्र था। 1792 में राजतंत्र से गणतंत्र को जन्म दिया। 1793 में इस जो गणतांत्रिक संविधान था, जिसे जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसके लिए फ्रांस में पहली बार रेफरेंडम हुआ था। 1795 का संविधान परंपरावाद क्रांतिकारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1798, 99, 1800 में संविधान बने। उसके बाद में नेपोलियन का उदय हुआ और वह सम्राट बना। और नेपोलियन का पतन हमें पता है 1815 में। नेपोलियन की हार के बाद से 1870 तक का यह दूसरा दौर रहा। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद लुई 18वें की यानी पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। यह राजतंत्र और गणतंत्र का दौर चलता रहा। द्वितीय गणतंत्र का जो संविधान था वो मात्र 3 वर्ष चला। उसके बाद में क्रांतियाँ हुई, फिर द्वितीय साम्राज्य की स्थापना हुई और 1852 से लेकर 70 ईस्वी तक भी यह विप्लव चलता रहा और फ्रांस की हार हुई 1870 ईस्वी में। तीसरे दौर की शुरुआत होती है यहाँ फ्रांस की हार के उपरांत 1875 से, जो कि 70 वर्ष तक चला। यह सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर बनाया था। यह गणतंत्र था। तीसरा, चौथा और 5वां 3 गणतंत्र फिर भी थोड़े स्टेबल थे, 5वां तो अभी चल ही रहा है। तीसरा जो गणतंत्र था वह संसदीय व्यवस्था थी। देश का जो प्रधान था वह राष्ट्रपति था और उसका चुनाव दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में होता था। कार्यकाल 7 वर्ष था, लेकिन ये जो राष्ट्रपति का पद था यह ब्रिटिश सम्राट की तरह था। इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना होता था। तीसरा दौर, यह जो मंत्रिपरिषद थी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी, यानी तीसरे दौर में एक तरीके से संसदात्मक व्यवस्था को फॉलो किया गया था। व्यवहार में मंत्रिपरिषद की स्थिति, लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि व्यवहार में मंत्रिपरिषद की स्थिति अपेक्षाकृत कमज़ोर रही और संसद शक्तिशाली हो गई। देखिए, वैसे तो संसदात्मक व्यवस्था में हमें पता है कि कैबिनेट है वो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन फ्रांस में जो व्यवस्था उन्होंने जिसका प्रावधान किया और जो व्यवहार में पनपी, उसमें कैबिनेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही। और यही वो वजह थी जिनकी वजह से अस्थिरताएँ और राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी रहा। मंत्रिपरिषद की अनिश्चितता और अस्थिरता के कारण मंत्रियों का विभिन्न संसदीय समूहों का सदस्य होना इसका कारण था। देखिए, वहाँ विभिन्न प्रकार के जो कमीशन और संसदीय समूह होते हैं वो हम आगे संसद में पढ़ेंगे। इसकी वजह से भी राजनीतिक अस्थिरता हुई। फ्रांस की जो दलीय व्यवस्था है वो भी
अस्थिरता को बढ़ावा देने वाली है। यानी वहाँ जो दल जिस प्रकार से डेवलप हुए वो अमेरिका या ब्रिटेन या भारत के दलीय व्यवस्था से एकदम ही अलग हैं। हम फ्रांस की जब दलीय व्यवस्था पढ़ेंगे तब उनको देखेंगे। अपूर्ण दस्तावेज होने के साथ साथ अस्थिरता और अनिश्चितता के बावजूद यह 70 वर्ष चला और कहा जाता है कि अगर जर्मनी के हाथों फ्रांस नहीं हारता तो यह और भी ज़्यादा चलता। चतुर्थ गणतंत्र जो 46 में लागू हुआ था, 1940 से तृतीय गणतंत्र की राजनीतिक संस्थाएं जर्मनी के हाथों सैनिक पराजय से खंड खंड हो गई। 24 दिसंबर 1946 को चतुर्थ गणतंत्र का संविधान लागू हुआ। यह संविधान लंबी प्रस्तावना और 107 अनुच्छेद थे। यह भी संसदीय व्यवस्था थी, यानी थर्ड भी संसदीय था और फोर्थ भी संसदीय व्यवस्था थी। लेकिन पंचम है वह हम आगे देखेंगे कि यह एक मिक्स्ड है, जिसे सेमी प्रेसिडेंशियल भी कहा जाता है। चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान था और मंत्री परिषद वास्तविक प्रधान। तृतीय गणतंत्र की तुलना में इसमें राष्ट्रपति की स्थिति और भी कमज़ोर हो गई थी, यानी राष्ट्रपति की स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जिस प्रणाली को मान्यता दी गई थी उसने मंत्रिपरिषद के गठन को एक जटिल समस्या का रूप प्रदान कर दिया। यानी कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम आई, तभी स्थिरता नहीं दे पाया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता था, वो क्या प्रॉब्लम थी? नियुक्ति के उपरांत पीएम को अपना बहुमत साबित करना होता था। यानी जो संसदीय व्यवस्था में होता है कि जिसको बहुमत होता है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उसके उलट यहाँ व्यवस्था ये थी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते थे और प्रधानमंत्री को फिर अपना बहुमत साबित करना होता था। बहुमत के समर्थन के बाद प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता था। इस डिजाइन में ही समस्या थी क्योंकि यह बहुमत साबित करना बड़ा मुश्किल कार्य था। चतुर्थ गणतंत्र की जो सरकारें थी वो अस्थिर रही, और ये अस्थिर कितनी रही कि प्रथम मंत्रिपरिषद मात्र 10 माह चला, हेनरी क्यूविले की सरकार मात्र 3 दिन चली। CF स्ट्रॉन्ग ने ये कहा कि इतनी एहतियात बरतने के बावजूद चतुर्थ गणतंत्र के पहले दशक में मंत्रिमंडल का औसत जीवन काल कम होकर केवल 6 महीने रह गया था। देखिए, फ्रांस में अस्थिरता इस कदर रहती है कि 90 मंत्रिमंडल चेंज हुए थे मात्र 70-80 सालों में। यानी औसत जो उनका जीवन काल था वो 7-8 महीने था मंत्रिमंडल का। इस अस्थिरता और अनिश्चितता के कारण क्या थे? इसके कारण थे चतुर्थ गणतंत्र में कार्यपालिका अशक्त बनी रही। यही तृतीय में था कि जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, वह कमज़ोर बनी रही। व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को आवश्यकता से अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी और द्वितीय सदन था वो हद से ज़्यादा कमज़ोर था। व्यवस्थापिका के सहयोग के लिए बनी समितियों ने भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर शक्तियों का प्रयोग किया। इसे अनुशासनहीनता फैली। अस्थिरता के जो 2 प्रमुख कारण थे वो थे राजनीतिक दलों की बहुलता, यानी बहुत ज़्यादा राजनीतिक दलों की संख्या, और उनमें अनुशासन की अपेक्षाकृत कमी। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ इन फ्रांस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वहाँ की जो दलीय प्रणाली है वो किस प्रकार अनिश्चितता और अस्थिरता को पनपाने में सहायक रही है। देश में सुसंगठित शासन के अभाव में क्या हुआ कि जो फ्रांस की बाहर जो कॉलोनियाँ थी उन कॉलोनियों में आंदोलन आरंभ हो गए। जो महत्वपूर्ण थे वियतनाम में और अल्जीरिया में। अल्जीरिया में क्या हुआ कि वहाँ एक सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन हुआ और उस पर सेना व चार्ल्स डिगोल ये सेना के अधिकारी थे, इनका नियंत्रण था। तभी से ये मांग उठने लग गई कि डिगोल को सरकार का नेतृत्व देना चाहिए। 1958 में डिगोल प्रधानमंत्री बने और 1 जून 1958 को राष्ट्रीय परिषद यानी चतुर्थ गणतंत्र की जो नेशनल असेंबली थी उसने चार्ल्स डिगोल को नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी। देखिए, जब भी कोई देश राजनीतिक अस्थिरता या उथल पुथल के दौर से गुजरता है तो वहाँ की जनता किसी एक मजबूत नेतृत्व को स्वीकार करती है, और फ्रांस के लिए चार्ल्स डिगोल वो आशा थी लोगों की कि यह फ्रांस को इससे मुक्ति दिलाएगा। डिगोल ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही यह कहना आरंभ कर दिया कि फ्रांस के अस्तित्व के लिए राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नए सिरे से होना चाहिए। सरकारें ऐसी होनी चाहिए जो शासन कर सकें
तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सके। संसद ऐसी हो कि राष्ट्र की राजनीतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करे। सरकार व संसद ऐसी हो जो मिलकर कार्य कर सके, यानी संसद है उसे काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए, ऐसे ही उन्होंने प्रस्ताव दिया। 3 जून 1958 को संसद ने एक विधि पारित कर जनरल डिगोल को नए संविधान निर्माण का दायित्व सौंप दिया। जुलाई अगस्त 1958 प्रथम प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ। 28 सितंबर को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया और 4 अक्टूबर 1958 को पंचम गणतंत्र का संविधान लागू हुआ। पंचम गणतंत्र के संविधान की क्या विशेषताएं थी, उन संविधान का अलग अलग भाग हम आगे पढ़ेंगे। फ्रांस के संविधान के अध्ययन का महत्व, जैसा हमने देख लिया कि भले ही वो कॉलोनी का टाइम हो, यानी 19वीं शताब्दी का या 20वीं शताब्दी में जब आज़ादी की लहर फैली अफ्रीकन और एशियन देशों में, तो आज के समय में यानी यूएनओ के बाद का जो संसार है उसमें भी देखें तो फ्रांस 5 P5 महाशक्तियों में शामिल है। यूरोप रूस के बाद में दूसरा स्थान है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। ऐतिहासिक दृष्टि से फ्रांस का प्रभाव अन्य देशों, यानी इतिहास में भी फ्रांस ने बहुत बड़े संख्या में देशों को प्रभावित किया है, भले ही वो नेपोलियन का साम्राज्य हो या फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श हों। पंचम गणतंत्र संविधान का निर्माण किन विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ, किन विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हुआ, वो जो परिस्थितियां थी उनको वो किस हद तक निपटने में सफल रहा, यह सब महत्वपूर्ण है। तत्कालीन राष्ट्रपति एम रेनी कोटी ने जनरल डिगोल को शासन संचालन के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने दो शर्तों पर महान दायित्व को स्वीकार किया था। वो शर्तें क्या थी? पहली, शासन को सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जिन्हें शासन संकट की घड़ी में आवश्यक समझेगा। यानी जो तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में जो समस्याएं थी वो ये समस्या थी कि कैबिनेट यानी जो सरकार है वह लेजिस्लेशन के सामने कमज़ोर पड़ रही थी। इसी वजह से कैबिनेट यानी सरकार यानी शासन कमज़ोर पड़ रहा था लेजिस्लेशन विधायन के आगे। इस समस्या से निजात पाना चाहते थे जनरल डिगोल। दूसरी थी, शासन को अधिकार होगा कि वह निर्धारित व्यवस्था अनुसार संविधान में संशोधन के प्रस्ताव जनमत संग्रह के लिए देश के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। यानी यहाँ ये हम देख रहे हैं कि संसद को बाईपास कर जनमत संग्रह द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति भी जनरल डिगोल चाहते थे। यानी वो हर तरीके से संसद को सरकार के कामकाज में बाधा बनने से हटाना चाहते थे, संसद को रास्ते से हटाना चाहते थे। चूंकि लोकप्रिय नेता थे इसलिए उन्हें यह विश्वास था कि उनकी बात जनमत संग्रह के द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी। डिगोल का जो आउटलुक था वो संसदीय प्रणाली के प्रबल विरोधी थे। वो मानते थे कि कार्यपालिका संसद से अपेक्षाकृत स्वतंत्र हो ताकि स्थायित्व आए और राष्ट्रपति शक्तिशाली होना चाहिए। वहीं इनके साथ में जो दूसरे राजनीतिक नेता थे जैसे मिचेल डिब्री, वो संसदीय व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन ऐसी नहीं कि सरकार को निष्क्रिय बना दे। ये थोड़े रैशनलाइज्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम के समर्थक थे। रैशनलाइज्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें पार्लियामेंट सरकार को पंगु ना बना सके। कुछ संसद सदस्य जो देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का विरोध कर रहे थे, सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहते थे। ये वो थे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी जो थर्ड और फोर्थ रिपब्लिक में था उसे बनाए रखना चाहते थे। इन सब के अलावा फ्रांस का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जो फ्रांस की न्याय व्यवस्था है वह विलक्षण न्याय व्यवस्था है। यानी फ्रांस में जो रूल ऑफ लॉ जिस पर ब्रिटेन प्राउड फील करता है वह नहीं है। यानी सबके लिए एक कानून नहीं है। वहाँ 2 तरह के कानून हैं और 2 तरह के न्यायालय हैं। और किस प्रकार से अध्यक्षात्मक और संसदीय तत्वों का मिक्स फ्रांस के संविधान में या फ्रांस की पॉलिटी में किया गया है। फ्रांस राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला रही है। यानी हमने देखा है कि फ्रांस की क्रांति के बाद से जिस तरह से 6-6, 8-8 महीने में मंत्रिमंडल बदले गए, 5 संविधान बदले गए, राजतंत्र से लोकतंत्र, गणतंत्र से राजतंत्र, ये सब चलता रहा। तो इतना ज़्यादा वहाँ राजनीतिक रूप से प्रयोग हुए हैं। इस वजह से फ्रांस का अध्ययन महत्वपूर्ण है। C.F. स्ट्रोंग ने कहा कि संविधान निर्माण यानी संविधान का निर्माण करना
व्यवहारिक राजनीति की एक शाखा है जिसमें संसार ने फ्रांसीसियों को सर्वोत्तम कलाकार के रूप में देखा है। यानी इन्होंने जितने बार और जितनी तरह के, जितने प्रयोगों के साथ, जितनी विलक्षणता वाली संस्थाओं को शामिल करके संविधान बनाए हैं, ऐसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में।